हेलो दोस्तों, आज की कहानी है शहर की लड़की शादी कर गांव में रह सकती है क्या। दोस्तों, आप हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। चलो भाई, चलो चलो चलो, आ गए रामगढ़ आ गया, रामगढ़ आ गया भैया। जो रामगढ़ वाले भैया हैं उतर जाओ। बस कंडक्टर ने रामगढ़ के आने के पहले 10 मिनट पहले ही सूचना देते हुए सब बस सवारी को कहा कि रामगढ़ आने वाला है, सब उतर जाइए। विजय जी भी जो रामगढ़ आने पर उतरने वाले थे, जैसे बस स्टॉप आया रामगढ़ उतरे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे। कुछ देर पहले ही बारिश रुकी थी और मौसम का मिजाज देखकर अभी भी लग रहा था कि अभी भी जोर की बारिश आएगी। उन्होंने वहां से चारों तरफ देखा। आगे में एक पतली सी गली जैसी सड़क आगे जा रही थी। उन्होंने आसपास के दुकान वालों से पूछा, भैया भैया, यह कोलार गांव किधर जाता है। वहां पर बैठे दुकानदार ने सामने वाली पतली गली वाली सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही सड़क है, इसी से आगे सीधे चलते जाइए, दाएं बाएं कहीं भी नहीं जाना है, बस जंगल झाड़ है। आगे जाते जाते जब आपको आगे में लोग बाग दिखने लगे, झोपड़ी घर दिखने लगे, तो समझ जाइए कि आपका कोलार गांव आ गया है। विजय जी ने फिर से पूछा, यह कोलार गांव लगभग कितना दूर यहाँ से पड़ेगा। दुकानदार ने कहा, लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर आप पैदल चलोगे तो आपका कोलार गांव आ जाएगा। विजय जी फिर पूछे, जाने का कुछ साधन है क्या भैया। दुकानदार हंसने लगा, बोला, कोई साधन है नहीं। अगर सूखा मौसम होता है तो गांव के लोग आने जाने के लिए बैलगाड़ी या साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो गांव तो लगभग चारों तरफ से कट जाता है। एक तरफ से कहो तो टापू बन जाता है। और अभी बारिश बहुत हो रही है भैया, अभी कुछ देर पहले ही बारिश रुकी है, तो या तो मान कर चलो कि आपको या जो पतली पगडंडी जैसी सड़क दिख रही है वह सड़क भी आपको नहीं मिलेगी। जाओगे तो कीचड़ कीचड़ रहेगा, कहीं कहीं घुटने तक भी आपको कीचड़ मिलेगा। बीच में हो सकता है थोड़ी सी पतली नाली और नाले भी मिले। साथ में एक पतला डंडा ले लीजिएगा जिसका सहारा लेकर चल पाइएगा, नहीं तो पूरा कीचड़ में ही गिर के नहा कर जाओगे। विजय जी बोले कि भगवान, मैं किस समय आ गया, यह सावन का महीना, ऊपर से ऐसी बारिश हो रही है। हे भगवान, मेरी बहन भी कहाँ शादी होकर आई है, पता नहीं पापा ने क्या सोचकर अपनी बेटी को यहाँ शादी कर दिया। सोचते हुए भगवान का नाम लेते हुए बोले, चलो जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो आगे भी चला ही जाऊँगा, 3 किलोमीटर और सही। ऊपर वाले का नाम लेते हुए आगे बढ़ गए। सही में वह सड़क कहाँ बचा था, वह तो बस टूटा फूटा, गड्ढों पानियों से भरा पतली पगडंडी ही बची थी। चलते चलते कीचड़ में धंसते, कभी दलदली सा फील होता, कहीं कीचड़ लगता, कभी खुद को संभालते, हाथ से झुक के ज़मीन में लगभग झुक के खुद को संभालते। बीच में पानी से भरा नाला मिला तो अपने पैंट को उठाकर घुटने तक मोड़ लिए ताकि पैंट गीला ना हो। उसके बाद किसी तरह खुद को संभालते कीचड़ में सने हुए विजय जी अपनी बहन के घर पहुँचे। उस समय फ़ोन का ज़माना नहीं था, चिट्ठियों का चलन था और आने से पहले उनकी बहन वीरा को पता भी नहीं था कि उनका भाई आने वाला है। वीरा अपने घर के दरवाजे के सामने अचानक अपने भाई को देखकर खुश तो हुई, लेकिन उसकी हालत देखकर दुख भी हो गया कि उसके भाई कैसी स्थिति में आया है। एक बाल्टी पानी लाकर अपने भाई के हाथ पैर धुलवाए, अच्छे से कीचड़ साफ करवाई और फिर उसके बाद भाई को अंदर बुलाई। भाई अपने कपड़े बदल के बैठा। वीरा हाथ में एक कप गर्मा गर्म चाय और थोड़ा सा नाश्ता लगाई। विजय जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप चाय पिया, थोड़ा सा राहत का सांस लिया। बोले, बहन, तेरा घर तेरा गांव आना तो बहुत ही मुश्किल है। या तो ऐसा लगता है जैसे बारिश के समय टापू बन जाता है, आसपास के शहरों से कोई रिश्ता नाता ही नहीं रहता। वीरा जी बोली, आप सही कहते हो भाई, यह बारिश में चारों तरफ से कट जाता है। विजय जी बोले, अगर ऐसी स्थिति में यहाँ गांव में कुछ इमरजेंसी हो तो। वीरा बोली, भगवान का नाम लेकर खटिया में मरीज को बैठा के या कोई 4 लोग उसको टांग के गांव से बाहर लेकर जाते हैं, और क्या करें। विजय जी सोचते रहे, कहाँ उनका इतना खाता पीता संपन्न परिवार था। उनकी बहन जहाँ पर संपन्नता से पली थी, जिसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वह ऐसे गांव ऐसे घर में ब्याह के आई है जहाँ पर बाहर कदम रखो तो पैरों में मिट्टी लगना तय है। विजय जी को बहन के घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गया था। रात को खाना वाना खाकर लालटेन की लौ में ही थोड़ा जीजा और बहन से बात करते हुए सो गए। दूसरा दिन उठे तो मौसम काफ़ी अच्छा था, हल्की हल्की धूप निकली थी। बहन बोली, आज मैं मुश्किल से छुट्टी ली हूँ, सोचती हूँ आज दिन को मैं अपने खेतों में जाकर मज़दूर को देख लूँ, कितने मज़दूर लगे हैं, कितने मज़दूर नहीं लगे हैं, और क्या काम हुआ है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कैसा काम कर रहे हैं।
विजय जी बड़े चकित होते हुए बोले, यह सब काम तुम देखती है? वीरा जी बोली, हाँ, अगर मेरा ज़मीन है तो वहाँ पर जो मैंने वहाँ बंदा रखा है वह मुझे जाकर बोलेगा कि मैंने 10 मजदूर रखा है और 8 मजदूर ही काम में हो तो 2 मजदूर का पैसा तो वह बंदा ज़्यादा खा रहा है ना। तो बीच बीच में जाकर देखना चाहिए, उससे वह बंदे पर भी डर बना रहता है। विजय जी बोले, चलो आज मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मैं भी तो देखूँ तेरी खेती बाड़ी कितनी है, कैसी है और क्या क्या खेती बाड़ी होती है। वीरा बोली, बिल्कुल चलिए ना भैया। दोनों दिन का खाना वाना खाकर अपने खेत की तरफ चल पड़े। खेत में धान की खेती की बुआई हो रही थी और सही में दूर दूर तक सिर्फ हरे भरे खेत दिख रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। वीरा जी जाते समय अपने घर से सारे मजदूर का खाना भी बनाकर ले गई थी। सारे मजदूर का खाना देने के बाद वहाँ पर विजय जी के साथ थोड़ा इधर उधर काम देखने के बाद वापस अपने घर आ गई। दूसरे दिन वीरा जी और विजय जी से बोली कि मेरे को पता नहीं था कि आप आने वाले हैं, इसलिए मैंने छुट्टी का आवेदन स्कूल में नहीं दी हूँ। आज मैं जाती हूँ स्कूल और आधे दिन की छुट्टी लेकर वापस आ जाऊँगी। विजय जी बोले कि छुट्टी लेकर तुम क्यों आओगी? एक काम करते हैं, तुम अपना स्कूल जाओ, मैं भी घर में रहकर क्या करूँगा, घूम फिर लूँगा, तेरा स्कूल भी देख लूँगा। वीरा जी बोली, ठीक है चलिए। दोनों भाई बहन स्कूल गए। उस स्कूल में वीरा जी अपनी क्लास में जाकर अपने बच्चों को पढ़ाने लगी। विजय जी वहाँ स्कूल में प्रिंसिपल, वहाँ के अध्यापक से मिले जुले, बताए कि मैं वीरा का भाई हूँ और सब लोगों से मिले। वहीं पर एक और अध्यापक थे, अर्जुन जी। वीरा जी के पति सुरेश जी से उनका अच्छा संबंध था। अर्जुन जी थोड़े बुजुर्ग थे और सुरेश जी को अपने सामने कुंवारे से काम करते देखे थे और अपने बिल्कुल करीबी एक बच्चे की तरह ही उनको मानते थे। लिहाजा वीरा जी को भी वह अपनी बहू की तरह ही मान देते थे। जब वीरा जी अपनी क्लास में अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, वहीं अर्जुन जी और विजय जी साथ में बैठकर बात करने लगे। अर्जुन जी ने बातों बात में बताया कि कैसे वीरा अपने गांव के घर को कैसे अच्छे से संभालती है और साथ में अपना स्कूल का भी काम करती है। उसके घर से स्कूल आने जाने का कोई साधन नहीं है, फिर भी वह बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। उसका घर परिवार से ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। विजय जी बोले, क्यों? उसका घर परिवार से सपोर्ट क्यों नहीं है? जब इतनी अच्छी है तो फिर परिवार सपोर्ट क्यों नहीं करता, उसके लिए सहयोग क्यों नहीं करता? अर्जुन जी बोले, कोई मर्द एक औरत को आगे बढ़ते देख सकता है क्या? विजय जी को इस बात का लॉजिक समझ में आ गया कि अर्जुन जी क्या बोलना चाह रहे हैं। वीरा जी की स्कूल से छुट्टी हुई तो विजय जी उसके साथ स्कूल से घर आए। वीरा और विजय जी को शाम के 4:30 बज गए घर पहुँचते पहुँचते। वीरा जी खाना बनाने के लिए किचन चली गई और विजय जी घर के आंगन में बैठ गए। वीरा जी का घर का आंगन ऐसा था जहाँ बीच में बड़ा आंगन था, चारों तरफ से घर बने थे। शाम के टाइम पर सब औरतें अगर अपना अपना घर में खाने बनाने चल जाती तो सारे पुरुष एक जगह बैठकर बीड़ी पीते और बैठ के हंसी मजाक करते या हल्का फुल्का दारू पीते दिखाई देते। विजय जी भी वहाँ पर सबके साथ बैठे थे तो वहाँ पर एक ने बोला कि भाई, हमें तो यह बात का बड़ा अचंभा होता है कि मास्टरनी इतना कैसे कर लेती है। हम तो सुने हैं कि बहुत बड़े घर की है, पर उसको देखकर तो लगता नहीं कि इतने बड़े घर की लड़की हो सकती है। उसको देखो तो लगता ही नहीं कि गांव की लड़की, और उसको देखकर कोई अंतर ही नहीं लगता। यहाँ पर आने वाले हमेशा कहते थे कि इतना चावल ही नहीं होता कि पूरा साल भर का चावल हो, और जब से मास्टरनी आई है इतना चावल होता है, इतना चावल का पैदावार होता है कि पूरा साल भर का चावल घर में रखने के बाद भी कुछ चावल का बाज़ार में बिकने भी जाता है। कुछ चावल की चूड़ा भी बनवाती है। सरसों की खेती से घर में तेल की पूर्ति नहीं हो पाती थी, आखिर में तेल खत्म होने लगता था। और अब यह हाल है कि घर का पूरा तेल रखने के बाद भी शहर में जो रिश्तेदार हैं उनके घर में भी 2-3 तेल भेजने के बाद भी तेल बच जाता है। यह सब तो ठीक है, इसे कहते हैं प्रबंध करना। लेकिन सबसे बड़ा बात अगर हमें बहुत अजीब लगता है, पता है क्या? वह यह है कि जब धान खेती से निकलता है तो धान को पानी में उबाल के जो चावल बनाने की प्रक्रिया है वह भी मास्टरनी कर लेती है। जो सालों से बचपन से करती आ रही हैं औरतें, उसमें भी उन लोगों को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन यह मास्टरनी इतनी जल्दी सीख ली कि वह धान उबाल चावल बना लेती है। गजब है मास्टरनी भैया। मास्टरनी को तो इस बात का दाद देना चाहिए। विजय जी सारे लोगों की बातें सुनने के बाद वापस 2 दिन बाद जब वापस अपने घर लौटने के बाद शाम के समय अपने माँ पिता के साथ वह बैठे थे। वहाँ पर विजय जी की माँ जी के पूछने पर कि उनकी बेटी वीरा कैसी है, विजय जी बोले कि मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि हम इतने संपन्न और इतने अच्छे से परिवार से हैं, लेकिन आपने क्या सोचकर अपनी बेटी को ऐसी जगह पर शादी कर दी।
विजय जी के पिता बोले, ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? लड़का बहुत अच्छा था, देखने में बहुत सुंदर था, कमाता है, खुद का पैसा है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी है। विजय जी बोले, बस यही होता है देखने के लिए? कहाँ है उसका घर, वह भी आपको पता है? आपने उसका घर जाकर देखा कि उसका घर कैसा है? विजय जी के पिता ने कहा, मैं नहीं गया था, उसका घर तो नहीं देख पाए थे। लड़का दूसरी जगह रहता था जहाँ पर वह नौकरी करता था। हमने वहीं पर उनसे मिले, उनसे बातें की और परिवार के लोग भी एक दो वहीं पर मिल गए थे। तो हमें तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा था। क्यों, हमारी बेटी वहाँ खुश नहीं है क्या? विजय जी शुरू से लेकर अंत तक का सारा वृत्तांत सुनाए कि कैसे वह घर जाने से पहले उनका बारिश के समय उनका गांव शहर से कट गया था। वहाँ जब पहुँचे तो उसका परिवार का सहयोग उसकी बहन को नहीं मिलता, क्योंकि उसकी बहन पढ़ी लिखी गांव की सरकारी शिक्षिका है। तो वहाँ के लोगों की आंखों में चुभती है कि एक औरत मास्टरनी बनकर पैसा कमाती है और वहाँ के मर्द खेतीबाड़ी का काम करते हैं। कैसे उनकी बहन का धान को पानी में उबाल के उसके चावल बनाने की प्रक्रिया करती है, कैसे वह घर संभालती है, कैसे स्कूल आती जाती है, कैसे फसल बुआई करवाती है, कैसे मजदूरों को देखती है। सब कुछ बोलने के बाद विजय जी वहाँ से चले गए। माँ पिता सुनकर थोड़ा देर के लिए चुप हो गए। पिता कहे, हमने तो सब कुछ अच्छा देखकर बेटी का शादी कर दिया था। एक बात तो है कि जितना विजय बोला वैसा तो नहीं है। बस एक चीज़ की खामी है कि गांव में उसका घर है और बारिश में बाकी जगह से इसका नाता टूट जाता है। हमारी बेटी जो कभी घर में ज़्यादा काम नहीं की, जो तकलीफ़ नहीं देखी, वह आज धान उबाल रही है, मज़दूर को देख रही है, उसे काम करवा रही है और घर संभाल रही है, नौकरी कर रही है, सब कुछ एक साथ इतना करती है। यह बहुत बड़ी बात है। कहाँ आज की औरतें थोड़ा घर के चार काम करने में पसीना बहाने लगती है कि इससे इतना काम हमसे नहीं होगा, और कहाँ वह कुछ नहीं की लेकिन फिर भी सब कुछ इतने अच्छे से संभाल रही है। अपनी पत्नी को चुप देख विजय जी के पिता ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? माँ बोली कि मुझे बुरा भी लग रहा है और एक तरफ अच्छा लग रहा है। ठीक है, मेरी बेटी कैसी भी हो, एक बात दुख हो रहा है कि मेरी बेटी को इतना सुख नहीं मिला जितना सुख की कामना हम करते थे। इतना काम, इतना संबंध, इतना देखना और ऊपर से घर वालों का सहयोग नहीं होना, कहीं ना कहीं उसको तोड़ता तो होगा। जब घर के परिवार से चार मीठे बोल सुनने को ना मिले और इतना काम भी करो, उसके बाद भी परिवार प्यार मीठे बोल ना बोले तो कैसा लगता होगा, सोचो ज़रा। और दूसरी तरफ से मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी जैसी भी परवरिश में रही हो, जितना भी अच्छे घर में रही हो, परिवार में रही हो, लेकिन उन सब के बावजूद भी वह जो नई परिवेश में गई, वहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत रही उसके हिसाब से खुद को ढाली और उस नई परिवेश में खुद को ऐसे सांच लिया कि वहाँ के लोगों को यही यकीन नहीं होता कि वह कितने बड़े घर की बेटी है। वह एक शहर के नामी गिरामी सीनियर एडवोकेट की बेटी है। इतना पैसे वाले घर की बेटी होने के बाद भी इतना सादा संपन्न गांव की औरत बनकर कैसे रह सकती है? लेकिन आप एक बात बताइए जी, विजय जी के पिता ने कहा, बोलो। आपके पास में बहुत सारे तलाक के केस आते देखे, उसमें कहते हैं कि इतना बड़ा परिवार है, हमारी बेटी वहाँ नहीं रहेगी, या फिर लड़के की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है कि लड़की की माँ लड़के को भड़का देती है, उसको बरगलाती है कि वह लड़के का परिवार ना देखे, लड़की के घर को ढंग से ना रखे। आज हमारी बेटी इतना कुछ अच्छे से कर रही है, इतना अच्छे से रह रही है, तो आज कोई यह क्यों नहीं कहता है कि लड़की की माँ इतनी अच्छी परवरिश की, इतने अच्छे संस्कार दिए, इतने अच्छे से बेटी को रखा कि बेटी हर चीज़ को संभालते हुए, हर चीज़ को करते हुए रह रही है, घर जोड़ कर रह रही है, घर का पैसा देख रही है, घर की संपत्ति देख रही है। यह क्यों नहीं बोलता कोई? विजय जी के पिता ने बोला, भाग्यवान तुमने ये चीज़ तो देखा कि आरोप लगते हैं, पर तुमने ये नहीं देखा कि आरोप लगाने वाले बहू के सास होते हैं या बहू का पति होता है। कभी यह देखा है कि आरोप लगाने वाला कभी बेटी की माँ होती है? नहीं होता। जब तलाक लेना है तो कोई ना कोई तो आरोप लगाना पड़ेगा। विजय जी की माँ भी हाँ में सर हिलाकर सहमति जताई। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।